आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या हिंदी में हम इसको कहते हैं शैक्षिक तकनीकी। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये जो तकनीक वाला सिलेबस है हमारा, या फिर जो ये हमारा सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, ये देखा जाए तो ये एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसकी थ्योरी होती है, लेकिन थ्योरी इसलिए होती है ताकि हम प्रैक्टिकल को कर सकें। और अगर आपको प्रैक्टिकल आता है, दैट्स मीन कि आपके लिए थ्योरी बिल्कुल आसान है, आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम पढ़ते ही जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास फोन है, उसमें इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए इंटरनेट कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये है क्या, एक तरह का नेटवर्क है जिससे ऑनलाइन वीडियोस और पीडीएफ्स डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने इंटरनेट कभी चलाया ना हो, उसके लिए ये डेफिनेशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो रट लेगा, लेकिन समझ में उसके इतना अच्छे से नहीं आएगा जितना आपको आएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं, आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं चलाया और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें थ्योरी ही है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं कंप्यूटर चलाना सीखा है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसका भी इलाज है। आप क्या करें कि चीजों को समझ के याद कर लें, एज अ क्वेश्चन आंसर याद कर लें, क्योंकि पेपर तो करना ही है ना, याद तो करना ही पड़ेगा। अब हम बहाना तो नहीं बना सकते ना कि हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता इसलिए हम इसकी थ्योरी नहीं करेंगे, तो ये तो बहाना होता है ना। तो आपको करना तो है ही। तो जो हमारा पहला अध्याय यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है तकनीकी एवं शिक्षा। आप देखेंगे कि आज की जो शिक्षा है वो तकनीक से जुड़ी हुई है। इवन जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ, ये भी तो टेक्निकली ही दे रही हूँ ना। आपसे मिल तो नहीं रही मैं, मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन हम क्या है, शिक्षा ले रहे हैं और दे रहे हैं किससे, तकनीक से। तो इस तरह से जो है तकनीक से शिक्षा जुड़ी हुई है। तो इस अध्याय में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, सबने देखी है, लेकिन फिर भी किसी को कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो उसे जो है मालूम है कि क्या है कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कंप्यूटर नहीं देखा, चाहे वो गांव का हो या आप भी हो, आपने कंप्यूटर देखा है लेकिन चलाना नहीं आता, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर करें क्योंकि पढ़ना तो है। तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से मिलकर बना है। कंप्यूट, इसका मतलब होता है गणना या फिर जोड़ना, गणना करना यानी जोड़ना या फिर गिनना, गिनना एक तरफ से, है ना। आपको ये याद रखना है कि ये जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर का मतलब क्या है, क्योंकि आप जब डेफिनेशन लिखेंगे ना, इन्हीं बातों को घुमा फिरा के लिखेंगे। आप एक बात समझ लीजिए कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो इसका काम केवल और केवल गणना, गिनने के लिए हुआ था, एज अ कैलकुलेटर हुआ था। और उसके बाद आज देखो कि कंप्यूटर पे कितने सारे काम होते हैं। तो आपने एक एबाकस सुना होगा, एबाकस नाम सुना है आपने? एबाकस एक उपकरण होता है, बच्चे, छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक का मिलता है स्टेशनरी शॉप पर। मैंने अपने स्कूल टाइम पे देखा था एबाकस। ये एबाकस क्या था कि आधुनिक गणना युक्ति, ये कब, किसने इजाद की थी? चीन ने। 16वीं शताब्दी में चीन ने क्या एबाकस की जो है अब स्थापना कर दी, या फिर एबाकस की खोज की थी, जिससे क्या होता था, हम गणना करते थे, गिनते थे। देखिए, मैं कंप्यूटर का इतिहास बता रही हूँ कि कंप्यूटर कैसे आया अस्तित्व में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे कैसे आगे आया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन की स्थापना की या फिर आविष्कार किया 1645 में, ठीक है। अब इस पास्कलिन को ही क्या किया गया, थोड़ा और उसके अंदर फीचर्स जोड़ दिए गए और डिफेंस मशीन बनाई गई चार्ल्स वेबेज द्वारा। और चार्ल्स वेबेज शब्द भी आता है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स वेबेज। तो आपको याद रखना, सीटेट का क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या हुआ कि मॉडल 7090 नाम से आईबीएम ने, कंपनी ने 1959 में एक मॉडल निकाला, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में पीडीपी 5 नाम का विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया 1963 में। तो इस तरह जो हमारा कंप्यूटर है धीरे धीरे अस्तित्व में आया, उसका इतिहास ये रहा है कुछ, ठीक है।
ये आपका पूरा इतिहास रहा है कंप्यूटर। अगर पृष्ठभूमि पूछी जाए कि कंप्यूटर का इतिहास बताइए तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी अगर ये पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स आपको नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य। तो पहला काम तो मैंने आपको बता ही दिया भाई कि काम क्या था, इसका गणना करना, गिनना। तो देखो आंकड़ों को ग्रहण करना। अब जो इसके मेन काम है वो है इनपुट ऑफ डाटा। कोई भी डाटा हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो किसी एरिया में पर्टिकुलर स्त्रियों की संख्या हो या फिर बीमारियों की संख्या हो, वो क्या करेगा, उसको इनपुट कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, आंकड़ों का संचय करेगा, उसको रखेगा अपने पास। संचय करना, रखना। उसके बाद क्या करेगा, संसाधन करना। अब आप संसाधन करने का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। आप उन डाटो के साथ क्या करना चाहते हो, क्या आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, गुना करना चाहते हो, या फिर आप जो है उसका डिवाइड करना चाहते हो, या फिर आप जो है स्त्री और पुरुष के जो डाटा है उनके बीच का अंतर निकालना चाहते हो। तो वो सारा वो प्रोसेसिंग कर देगा, देन लास्ट में आपको रिजल्ट देगा, यानी परिणाम देगा, आउटपुट देगा। तो यही मेनली इसके 4 काम होते हैं। आप इन्हीं को खोल खोल के लिख दीजिए बस। आगे चलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो जब हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं तो एक होता है आकार और कार्य पद्धति के आधार पर, यानी आकार के आधार पर और कार्य पद्धति के आकार पर जो कंप्यूटर है वो हमारा 4 भागों में डिवाइडेड है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो चारों नाम है ना, इसको लाइन से याद रखना। पहले माइक्रो, मिनी, मेन और फिर सुपर, क्योंकि ये एरो जो है ना नीचे की तरफ आ रही है। एरो नीचे आ रही है, मतलब सबसे पहले जो माइक्रो कंप्यूटर है ये तो छोटे आकार का हुआ करता था, इसकी कीमत भी कम होती थी। और ये क्या होता था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर भी कम होता था, मतलब आप इससे काम ज्यादा नहीं ले सकते थे। उसके बाद हमने मिनी कंप्यूटर इजाद किया। ये इससे थोड़ा बड़ा होता था और इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती थी और ये इससे थोड़ा बेहतर होता था। तो देखो जो हमारा माइक्रो के बाद मिनी आया वो थोड़ा इससे बेहतर हुआ, यानी एरो हमारा और आ रहा है नीचे। देन आया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या हुआ, ये बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर था और इसकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा थी, यानी ये उससे भी बेटर है, ऊपर वाले से भी बेटर है, इसलिए हम और आगे आ गए। उसके बाद हमारा आता है सुपर कंप्यूटर, यानी ये सबसे महंगे कंप्यूटर हैं, अधिक तेज है और अधिक स्टोरेज है, यानी इसका सब कुछ अच्छा है। तो एंड में हम यहाँ पे आके रुके सुपर कंप्यूटर पे। तो आप ये लाइन से याद रखेंगे ना तो आपको ना इजी रहेगा इसको डिफाइन करने में कि हाँ भाई जो पहले माइक्रो है वो थोड़ा छोटा है और वो काम भी थोड़ा कम करता है। उसके बाद मिनी है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, उसकी कीमत भी ज्यादा है, वो काम भी ज्यादा करता है। फिर मेन फ्रेम है वो उससे भी बेटर है और जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बेटर है। ठीक है, इस तरह से इसको याद करेंगे। आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ये तो हमारा आकार और कार्य पद्धति के आधार पर था, लेकिन अब क्या आता है प्रयोग, यानी यूज के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण है, डेफिनेशन है, वो क्या है कंप्यूटर की। मैं एक बात बता दूं कि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो यहाँ पे मैं बायलैंग्वेजली पढ़ा रही हूँ, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी, बस समझ में आनी चाहिए बात, मेन इशू ये है। तो प्रयोग के आधार पर हमारे भी यहाँ पे भी प्रयोग के आधार पे भी हमारे पास 4 कंप्यूटर है, 5 हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए आपने कंप्यूटर यूज नहीं किया है ना, जिस चीज को यूज नहीं किया है तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन आप एज अ सिर्फ कॉमन सेंस लगा के भी समझेंगे ना तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, देन याद तो करना ही पड़ेगा। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर में कि जो भौतिक राशियां होती हैं या जो हमारे जो फिजिकल डाटा होते हैं वो उसको क्या करता है, जब हम उसे इनपुट करते हैं कंप्यूटर में डालते हैं तो वो उसे संकेतों में बदल देता है, अलग अलग उसको ना डिफाइन कर देता है अलग अलग तरीकों से, और फिर लगातार हम उससे काम ले सकते हैं। ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका जो 99% शुद्ध काम देता है, मतलब जो इसके रिजल्ट आएंगे वो 99% है, बट 1% चांस होता है कि हमारे जो रिजल्ट हो वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये क्या करता है कि सूचनाओं को अंकों में बदल देता है। देखिए गणना करना तो अंकों से ही पॉसिबल हो सकता है ना, क्या करता है कि बाइनरी जो हमारे डिजिट होते हैं और फिर ये करोड़ों गणनाएं बहुत ही कम समय में कर सकता है। चाहे आपको किसी चीज को 100 से गुना करना हो या करोड़ से, अगर आप कॉपी पेन पे करेंगे ना आपको रात हो जाएगी करते करते। तो डिजिटल कंप्यूटर इस एनालॉग से बेटर है कहीं ना कहीं, है ना, और इसकी शुद्धता में भी वृद्धि है, मतलब ये 99% से भी ज्यादा हमें अच्छे रिजल्ट देता है। चलिए
हमारा जो तीसरा कंप्यूटर का प्रकार दिया गया है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या है, अभी जो मैंने आपको ऊपर एनालॉग और डिजिटल पढ़ाया है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें ना एनालॉग की विशेषताएं भी हैं और डिजिटल की भी विशेषताएं हैं, और ये इसका जो काम होता है सारा ऑटोमेटिक होता है, लाइक अ रोबोट। रोबोट हम बस आदेश देते हैं, वो काम कर देता है, और इसका जो काम की शुद्धता है वो 100% यानी 100%। जो 100% हम कहते हैं ना काम शुद्ध देना, वो ये भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, शुद्ध नहीं है। तो आखिर देखिए क्या है, वो भी तो मशीन ही है ना, हमने बनाया है ना, हम कैसे इतना डिपेंडेंट हो जाए कि हाँ भाई 100% ठीक है, गलती हो ही नहीं सकती। हो सकता है हमसे इनपुट करने में ही कोई गलती हो जाए, है ना। तो अब जो मॉडेम यंत्र था जो क्या करता है कि डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में, जो मैंने ऊपर 2 तरीके बताए हैं, 2 जो पार्ट हैं कंप्यूटर के। चौथा जो तरीका है, चौथा जो हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो है ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल सिस्टम आपने सुना होगा। ऑप्टिकल का आपने ऑप्टिकल का मतलब चश्मा भी होता है। आपने देखा आजकल चश्मे फाइबर के होते हैं, शीशे के नहीं होते, वो टूटते नहीं है गिरने पे और हल्के होते हैं। तो सेम एज इट इज इस कंप्यूटर में क्या किया गया है, फाइबर की तारों का प्रयोग किया गया है और गणना पर भी बहुत सारा बल दिया गया है, और कम से कम में इसने क्या किया है, बहुत सारा काम करना शुरू किया है। तो इसमें जो आपको मेनली ये याद रखना है कि ऑप्टिकल कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, पांचवा जो प्रकार है वो है आणविक कंप्यूटर। आणविक कंप्यूटर, ये देखिए बेटा, ये जो कंप्यूटर है ना, ये आई डोंट थिंक कि किसी ने, अगर आप इंटरनेट पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ना अभी भी इस पे काम चल रहा है। इस पे क्या काम चल रहा है कि कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय है एक फॉरेन कंट्री का, वहां पर जो है कार्य प्रगति पर है, इस कंप्यूटर को बनाया जा रहा है। और जानते हैं आप कि आज जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इससे 10,000 गुना क्षमता और गति रखता है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं 10,000 गुना ये ज्यादा अच्छा होगा आजकल के कंप्यूटर से। तो आप देखिए टाइम टू टाइम जो हो रही है चीजें बेटर ही होती जा रही है ना। तो आप जो है लाइन से इसको याद कीजिएगा, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है ना, इससे आसानी हो रही है आपको डेफिनेशन बनाने में। चलें, अब आता है हार्डवेयर। अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो मशीनी भाग जो हमें दिखाई देता है और हम उसे छू सकते हैं, समझे। कंप्यूटर का मशीनी भाग, वो मशीन जो हमें दिखाई दे रही है और हम छू रहे हैं, वो क्या है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, है ना। और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट सिस्टम। इसके बाद हमारा हार्डवेयर में क्या क्या जाता है, केंद्रीय संसाधक इकाई यानी सीपीयू। सीपीयू भी हमारा हार्डवेयर है, ठीक है ना। इसमें सीपीयू में 2 चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, आउटपुट संग्रह। आईसी चिप आपको मालूम है ना, जो चिप होती है, हम चिप भी बोलते हैं उसे, जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है कि चिप लगा लो फोन में। तो क्या करता है, उसमें हमारा संग्रह रहता है, जो भी चीज हम, हमारी फोटो हो या पीडीएफ हो, वो सारी चीजें उसमें सेव रहती हैं। इसलिए मेमोरी की क्षमताएं भी होती हैं। जैसे अगर आपके पास सबसे पहले आता है बाइट्स, ठीक है ना, बाइट्स आता है, आपको ये याद रखना है। फिर एमबी आती है, फिर केबी आती है, फिर जीबी आती है। अगर आप जीबी लोगे तो आपको ज्यादा स्टोरेज मिलेगा, केबी में कम मिलेगा, एमबी में कम मिलेगा, बाइट में और कम मिलेगा। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं। तो स्टोरेज अब देखिए इतनी छोटी सी चिप में हम कितना सारा स्टोर कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वो आप छू और देख नहीं सकते जैसा कि हार्डवेयर के साथ हो रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी मदद से कंप्यूटर कार्य करता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो ना तो वो जो कंप्यूटर मशीन है वो सिर्फ एक मशीन ही रह जाएगी, ऐसे रखी रहेगी, आप बस छू और देख ही सकोगे, कोई काम नहीं कर सकोगे इसमें, समझे। इसका मतलब है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जान है, कहीं ना कहीं दिल है, दिल की धड़कन है हमारे कंप्यूटर की, है ना। शरीर रख के क्या करोगे अगर उसमें दिल की धड़कनें ना हो तो, है ना, कार्य भी नहीं करेगा, हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा। ठीक उसी तरह तो सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर की क्षमता का प्रयोग किया जाता है, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर जो है ना उसकी जितनी भी क्षमता है वो उसका यूज करता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने नाम सुने होंगे, ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, ठीक है।
अगर आपने कंप्यूटर चलाया है, उसमें विंडो वगैरह डाली है, तो आप ये नाम जरूर जानते होंगे, अदरवाइज आप इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस देखिए मशीन के उपयोग को संभव बनाता है ये। कंप्यूटर एक मशीन ही है ना, जो हार्डवेयर है वो सिर्फ एक मशीन है, और जब तक उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे, चाहे वो सस्ता वाला हो या महंगा वाला हो, वो काम नहीं करेगा। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। एक शब्द है हार्डवेयर पेरिफेरल। आप जो है, मैं बता दूं, वैसे ही कोई नई चीज नहीं है पेरिफेरल। ये शब्द अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, जबकि आप सब कुछ यही पढ़े। पेरिफेरल क्या है? जितने भी पार्ट है ना हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उन सबको ही हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर पेपर में आ जाता है कि हार्डवेयर पेरिफेरल क्या है। तो हार्डवेयर जितने भी हमने पढ़े थे ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और बाकी नीचे जो चिप वगैरह पढ़े थे, वो सब क्या है? हमारे पेरिफेरल्स कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक में अंतर बताना है आपको। ये डिफरेंसेस वाला तो जरूरी आता है पेपर में। तो चलो ठीक है, वैसे तो हमें समझ आ ही गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। बस हार्डवेयर तकनीक और सॉफ्टवेयर तकनीक में अंतर बताना है ना, तो ज्यादा अंतर थोड़ी ना होगा, जो उसमें है वही इसमें होगा। तो पहली बात की जो हार्डवेयर तकनीक होती है वो भौतिक विज्ञान या अभियांत्रिकी से संबंधित होती है, क्योंकि मैंने कहा हम इसमें मशीन देखते हैं। हार्डवेयर क्या है? मशीन है ना सिर्फ। तो ये इंजीनियरिंग से संबंधित है, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियर। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ये मनोविज्ञान से और व्यवहार से जुड़ा हुआ है। अगर आप सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो आपका सिर्फ इंजीनियर होना काफी नहीं है, आपके पास दिमाग होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास व्यवहार होना चाहिए कि आप उसको चला सके, आपको चलाने आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि जो हार्डवेयर होता है इसमें दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री द्वारा अधिगम लिया जाता है कि ये माउस है बेटा, ये सीपीयू है, ये स्कैनर है, तो हम देख के और सुन के समझ लेते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि विधियों के प्रयोग द्वारा मनोवैज्ञानिक अधिगम लिया जाता है कि जब हम उसे यूज करने लगते हैं, कंप्यूटर से एरो को इधर उधर करने लगते हैं, तब हम अपने अंदर अधिगम लेते हैं या सीखते हैं। तीसरी बात कि प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे फोन, टीवी। आप फोन को उठाओ और बात कर लो, है ना, ये एकदम डायरेक्टली हमारे लिए सेवा देता है। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है कि हार्डवेयर के काम को लाकर अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं देता है। जैसे कि आपके पास फोन है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर जो वो तारे हैं या कुछ ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारी आवाज कहीं और पहुंच जा रही है, तो वो अप्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारी सेवा कर रहा है। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रयुक्त उपकरण, स्लाइड और प्रोजेक्टर कंप्यूटर मशीन, कि इसमें जो हार्डवेयर तकनीक होती है ना, इसमें हमें क्या होता है, उपकरण दिखाई देते हैं, हमारे पास होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीन हो गई। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसमें हमारे पास कैसी तकनीक होती हैं कि हम चार्ट, वीडियो, चित्र, मॉडल इत्यादि देखते हैं, जो हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर के अंदर चार्ट बनाया हमने या वीडियो देखी या चित्र या ग्राफ बनाया, ये वो है। ठीक है। अब पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि बड़े समूह को एक साथ पढ़ाना संभव है। जो हार्डवेयर है हमारे पास, कंप्यूटर है, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लगा के बहुत बड़ी स्क्रीन कर लेंगे और बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। वहीं हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या करता है, हार्डवेयर की सहायता द्वारा परफेक्ट है। यानी कि जब तक हार्डवेयर नहीं होगा ना, मशीन नहीं होगी, सॉफ्टवेयर भी कल्पना ही नहीं कर सकते। ये बताओ कि जब हमारे पास कंप्यूटर तो है ही नहीं, हम सोचे जा रहे हैं कि हम जो गुना कर लें, हम भाग कर लें, कैसे हम गणना कर लें। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों के बिना ही किसी का काम नहीं चल सकता, आपको ये बात तो याद रखनी है। भले ही इसमें इतने सारे अंतर है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कंप्यूटर वाला, और इस